चलिए नमस्कार आप सबको। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज़ के फुल पाठ का सारांश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको कौन लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये क्या है? एक परिपूर्ण निबंध है। क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा सीरीज़ के फुल क्या है तो क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। आपको ये ध्यान रखना है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ नोट करते रहिए, क्योंकि जो है ना पाठ का सारांश यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेगा, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 2 से 3 प्रश्न आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में लगभग 6 से 7 प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोग इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका जो पूरा जो पाठ का जो सारांश है वो आपको क्लियर समझ में आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीरीज़ के फुल पाठ का सारांश। सीरीज़ के फुल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण निबंध है। क्या है? प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण निबंध है। इसको कौन लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज़ के फुल लिखा है। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल फूलों का सौंदर्य बिखर रहे सीरीज़ के माध्यम से मनुष्य की जीने की अजय इच्छा और कलहबंद के बीच धैर्यपूर्ण लोक चिंता में लीन कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित किया है। इसमें कवि हजारी प्रसाद जी कहते हैं, लेखक हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि जैसे भीषण गर्मी में, लू में, जैसे सीरीज़ का जो पेड़ होता है और उस पर जो लगे फूल होते हैं वो भीषण गर्मी को भी झेल लेते हैं, फिर भी वो अपना जो चित्त है, अपनी जो क्षमता है उसको कम होने नहीं देते। वैसे कहता है कि जो आम जीवन है, जो मानव जीवन है, फिर जो मनुष्य है, मनुष्य को भी अपने जीवन में बड़ी समस्या आने पर भी उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? उनका वो जो समस्या होगी, हमारे जीवन की जो समस्या होगी, उन समस्याओं के साथ हमें जूझना है, उनका संपर्क करना है और उसका समाधान भी निकालना। तात्पर्य क्या है कि छोटी छोटी समस्याओं में हमें बिगड़ना नहीं है, उनका ध्यान रखना है। आगे लिखते हैं, यहाँ से टॉपिक शुरू होता है कि लेखक जहाँ बैठकर लिख रहा था उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज़ के फुल थे। यहाँ से बात शुरू होती है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जहाँ बैठ करके, जिस पेड़ की छाँव में बैठ करके कुछ चीज़ लिख रहा था, उसके आगे पीछे और दाएं बाएं सीरीज़ के फूल थे। अनेक पेड़ जेठ की जलती दोपहर में झूम भी रहे थे। अनेक ऐसे बहुत सारे पेड़ थे जो जेठ के, कौन सा महीना? जेठ महीना है ना। जेठ महीना बहुत गर्मी का महीना होता है। कहता कि इतनी गर्मी में भी बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जो झूम रहे थे। क्या कर रहे थे? झूम रहे थे। दैट मीन्स उसमें बहुत सारे फूल थे, हरे हरे पत्ते थे और वो पेड़ एकदम समझो कि बहुत लचीला टाइप का, बहुत सुंदर दिख रहा था। वे नीचे से ऊपर फूलों से लदे हुए थे। और जो पेड़ है, शीश के जो फूल पेड़ है वो क्या थे? नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूलों से लदे रहते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इससे बहुत कम पेड़ होते हैं कि इतने गर्मी में भी इतने सारे फूल फलों से लदे रहते हैं। कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं, लेकिन केवल 15-20 दिनों के लिए। वो क्या कहते हैं, एक बात के पे जिक्र हुआ है कि अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं, लेकिन कितने दिनों के लिए? केवल 15-20 दिनों के लिए। ठीक है, कितने दिनों के लिए? केवल 15-20 दिनों के लिए। बसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए फूलते हैं। बसंत ऋतु में कहता है कौन सा फूल? पलाश के फूल। पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए फूलते हैं, फिर भी टूट हो जाता है। केवल लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने से न तो फूलने वाला अच्छे है, न सिर इसका फूल। इसका मानना है कि ऐसे तो अगर जो फूल या फिर जो पेड़ 2-4 दिनों के लिए फूलते हैं तो उससे अच्छा है कि वो फूले ही नहीं। इससे तो अच्छा है कि शीर्ष का फूल अच्छा है जो कम से कम बहुत दिनों तक फूलता है। आगे लिखते हैं कि पेड़ बसंत के आते ही फूलों से लद जाता है और आषाढ़ तक निश्चित रूपों से फूलों से यूं ही भरा रहता है। कभी कभी तो भादो मास तक भी फूलता रहता है। भीष्म गर्मी में भी
शीरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अज्ञेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। यहाँ पे ये बार बार जिक्र कर रहा है कि तमाम जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक समय अंतराल के बाद अपना सब कुछ, शाखा, अपना फूल, अपना पत्ता, सब कुछ छोड़ जाता है। मगर जो शीरीष का फूल है वो क्या है, वो कालजयी की तरह, मतलब यहाँ पे एक वर्ड आया है कालजयी, जो कभी ना ख़त्म होने वाली स्थिति में रहता है। उसमें कितनी धूप आए, कितनी वर्षा आए, मगर वो कंटिन्यू अपना जो अवधूत जीवन है। अब मतलब एक देखोगे, एक साधु संत जो होते हैं ना, उनका जीवन कभी कुछ नहीं होता। वो एक समय में जैसा होता है 5 साल बाद भी वैसा है, तो उनके जीवन में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। उससे क्या होता है कि जो शीरीष का पेड़ है, ये शीरीष का पेड़ भी वैसा ही होता है कि 12 महीना 24 घंटे 7 दिन, ये जिस स्थिति में पहले होता है वही स्थिति बाद में भी होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि शीरीष के फूल लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करता है। यहाँ पे लाइन का ध्यान रखेंगे कि शीरीष के फूल लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करता है। पुराने समय में कल्याणकारी और शुभ समझे जाने वाले शीरीष के छायादार पेड़ों को लोग अपनी चारदीवारी के पास लगाना पसंद करते थे। पुराने समय में क्या करता है कि लोग जो था इस शीरीष के फूल को कल्याणकारी और शुभ समझते थे, और जिसके कारण शीरीष के पेड़ को लोग अपने आंगन में यानी अपने चारदीवारी में लगाना पसंद करते थे। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शीरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पे कौन कौन इसका जिक्र हुआ है, कौन कौन पेड़ों का इसमें लिखा है? अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शीरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। आगे लिखते हैं, शीरीष की डालियाँ अवश्य कुछ कमज़ोर होती है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा ये हो गया था। लिखते हैं, शीरीष की डालियाँ अवश्य कुछ कमज़ोर होते हैं, पर इतने कमज़ोर नहीं होते कि उन पर झूले न डले जा सकें। शीरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं। क्या होते हैं? शीरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं। कालिदास का मानना है कि इसके फूल केवल भौरों के कोमल पैरों का ही दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों के भार को तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। यहाँ पे कालिदास का मानना है कि जो शीरीष के फूल होते हैं वो इतने कोमल होते हैं क्योंकि ये सिर्फ केवल और केवल किसका? भौरों के कोमल पैरों का ही दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के भार को वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, शीरीष का फूल इतना क्या होता है? कोमल होता है। आगे लिखते हैं, इसके फूल चाहे बहुत नर्म होते हैं लेकिन इसके फल बहुत सख्त होते हैं। शीरीष के फूल चाहे कितना भी नर्म हो, मगर इसका जो फल होता है वो क्या होता है? बहुत सख्त होते हैं। वे तो साल भर बीत जाने पर भी कभी कभी पेड़ों पर लटक कर खड़खड़ाते रहते हैं। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह है जो अपने ज़माने का दुख नहीं देखते, और जब तक नए लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते, लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने की यह अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना है, शीरीष के फूल को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं हुए अड़े क्यों रहते हैं। यहाँ पे एक बात हुआ है, नेता के बारे में जिक्र हुआ है कि नेता जब भी अपने शासनकाल में होता है वो किसी को नहीं पूछता है, किसी को नहीं मानता है, किसी को ध्यान नहीं देता है। वैसे जो शीरीष का फूल है इसको भी एक दिन झड़ जाना है, मगर ये फिर भी अपना आकर दिखाने में, ये सूख जाने के बावजूद भी अपना आकर कम नहीं करता है। आगे लिखते हैं, वे मूर्ख सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है। इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आया है, काल देवता की नज़र से तो कोई भी नहीं बच पाता। शीरीष का पेड़ ऐसा है जो दुख में सरलता से हार नहीं मानता। यहाँ पे एक बात कहती है कि ये जो इस संसार में जितने सारे जीव जंतु हुए हैं सबको एक दिन मरना है, मगर ये बात शीरीष के जो पेड़ वो कभी भूल जाते हैं, क्योंकि वो हर एक टाइम पे हरा भरा रहता है। यहाँ पे एक बात का जिक्र हुआ कि काल देवता की नज़र में तो कोई भी नहीं बच पाता। शीरीष का पेड़ ऐसा है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। शीरीष का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सुख दुख को हमेशा, या फिर जो सुख दुख में उतने जल्दी से हार नहीं मानता। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से ढक रही होती है तब भी वो पता नहीं उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार जीवित रहता है। जब धरती सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से जब ढक रहा होता है तो पता नहीं किस प्रकार उससे रस पा करके अपना वो जीवन जी रहा होता है। ठीक है,
क्या करता है, वो अपना जीवन जी रहा होता है ना, जीवित रहता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया है कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो बात क्या है कि किसी शास्त्री ने बताया है कि वो जो है क्या करता है, कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है। अगर आपको अगर MCQ में अगर क्वेश्चन पूछा कि शिरीष के फूल कहाँ से रस प्राप्त कर लेता है, तो आपको आंसर देना है वायुमंडल से। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। लेखक की मान्यता है कि कबीर और कालिदास भी शिरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। यहाँ पे एक बात है कि लेखक का मानना है कि कबीर और कौन, कालिदास, ठीक है, कबीर और कालिदास भी शिरीष के फूल की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। अनासक्त दैट मीन्स जिसको किसी की कोई अभिलाषा नहीं, किसी का कोई मोह नहीं है, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना कोई, ऐसे व्यक्ति छोड़कर के कोई और दूसरा व्यक्ति फक्कड़ क्या है, फक्कड़ व्यक्ति बन नहीं सकता। शिरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं, और शिरीष के फूल भी क्या करते हैं, फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया, पर उन्हें बार बार ही लगता है कि इसमें कुछ रह गया है। यहाँ पे क्या कहता है कि कालिदास की जब भी अभिज्ञान शकुंतलम है, उसमें महाराज दुष्यंत ने शकुंतला की एक चित्र बनाया, पर उन्हें बार बार ही लगता है कि इसमें कुछ रह गया, कोई अधूरापन है। काफ़ी देर के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में हुए शिरीष के फूल बनाना तो भूल ही गए थे। क्या है, शिरीष का जो फूल का जो जिक्र है वो कहाँ पे जिक्र है कि कालिदास की रचना, बहुत फेमस रचना है अभिज्ञान शकुंतलम में, जिसमें महाराज ने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, और चित्र बनने के बाद उसको लग रहा था कि इस चित्र में कुछ कमी है। बाद में जब पता चलता तो दिखता है कि उसमें शिरीष के फूल बनाना तो भूल गए थे। क्या भूल गए थे, शिरीष के फूल कहाँ पे, कानों में। आगे लिखते हैं कि कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रनाथ पंत और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर भी कुछ अनासक्त थे। यहाँ पे और एक बात का जिक्र हुआ है कि कालिदास की तरह सुमित्रानंदन पंत जो है ये प्रकृति प्रेमी है, और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के बहुत अच्छे कवि हैं, ये भी क्या थे, कुछ अनासक्त थे। इन लोगों के जीवन में किसी भी के प्रति कोई आसक्त भावना नहीं था, कोई लेन देन भावना नहीं था। शिरीष के फूल के पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तरंगे जगाता है। शिरीष का फूल का भी वही हाल है कि ये भी लेखक के जीवन में क्या करता है, तरंग जगाते हैं। वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। शिरीष के फूल कितने धूप, कितनी वर्षा, कितने कुछ भी हो, वो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। ये हम सबको सीख दे रहा है कि जैसे शिरीष का पेड़, शिरीष के फूल विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है, वैसे ही हमारा जो मानव जीवन है, हम भी अपने मानव जीवन में, हम भी अपना जो जीवनचर्या है, हम लोगों का भी जो समय आता है जिसमें बहुत सारे सुख दुख की घड़ी होती है, हमको ऐसे समय में भी अपना जो चित्त है, अपना जो अपना जो कर्म है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे, वह भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। यहाँ पे महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं कि महात्मा गांधी भी कैसे थे, शिरीष के फूल की तरह थे, जो वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर थे। मतलब जिस टाइम पे उसको जैसा भाव भंगिमा करना था, जैसा अपने आप को पेश करना था, वो उसी ढंग से अपने आप को पेश करते थे। लेखक जब भी शिरीष को देखता है, उसे हृदय से निकलती आवाज़ सुनाई देती है कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है। कहता है जब भी लेखक को शिरीष का फूल याद आता है, तब उसके हृदय से, उसके दिल से एक आवाज़ सुनाई देती है कि अब वो अवधूत यहाँ नहीं है। मतलब शिरीष के फूल जैसे जो अवधूत जो मानव है, वो मानव आज के समय पे कोई नहीं है, वो कमते जा रहा है। तो ये था आपका पूरा शिरीष के
फुल पाठ का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर आपको MCQ क्वेश्चंस चाहिए, इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके जो साथी होंगे जो इंटर पर फाइनल एग्जाम दे रहे हैं उनको शेयर करिए, ताकि मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी अगर वीडियो डालता हूँ तो आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप बहुत जल्द होने वाला है। फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जो भी वीडियो बनेगा आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। और जो भी आपका पार्ट अब तक क्लास में नहीं हुआ है, आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।